प्यारे बच्चों, आज हम पिछली बार हमने गति के समीकरण निकाले थे। आज हम जो है इसमें बात करेंगे कि एक अगर सीधी रेखा में गति ना हो रही हो, यानी कि एक तल में गति हो, जैसे कि श्यामपट्ट है, इसमें ऐसे 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 कोई चीज़ गति करे तो उसको एक समतली गति कहते हैं। और इस प्रकार की एक समतली गति को हमें स्टडी करने के लिए बच्चों वेक्टर्स की ज़रूरत होती है। वेक्टर को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है किसी सीधी रेखा में गति में तो बहुत आसान होता है कि हम जो गति से संबंधित जो पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, जो चर अचर राशियाँ हैं, उनको हम दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक समतली गति में गति को स्टडी करें तब हमारे लिए बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे सीधी रेखा में गति में मान लो कोई वस्तु ऐसे चल रही थी, तो उसमें हमने त्वरण भी इधर ही को लेते हैं, तो सीधी रेखा में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई वस्तु गई ऐसे फेंके ऐसी गई थी, लेकिन त्वरण नीचे को लग रहा है, त्वरण ये यू, तो इस त्वरण के कारण इसकी गति कुछ इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। तो अब अगर हम v बराबर यू प्लस ए टी का उपयोग करेंगे तो त्वरण है इधर को, u है सामने को, तो u और ए टी को हम कैसे ऐड करेंगे, ये हमारे लिए एक दिक्कत होती है। तो इसको जोड़ने के लिए हमें इसको और इसको जोड़ पाएँ तो उसका क्या असर पड़ेगा, इसको हम तभी समझ पाएंगे जब हम वेक्टर को जानते हैं, सदिशों को जानते हैं। तो क्योंकि वेग एक सदिश है और त्वरण भी एक सदिश राशि है, तो अगर एक ही रेखा में है दोनों तो आसान होता है जोड़ना, तो सीधे जोड़ सकते हैं बिना दिशा का ध्यान किए हुए। लेकिन अगर वो अलग अलग तल में हों तो हम जो है उनको जोड़ेंगे कैसे, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको सदिशों का सदिश समझने पड़ेंगे। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश किन्हें कहते हैं, सदिश। देखिए सदिश के बारे में, सदिश उन्हें कहते हैं जिनके पास दिशा होती है, और दिशा होती है का माने ये नहीं कि आप किसी के साथ दिशा लगा देंगे तो वो सदिश हो जाएगा, बल्कि दिशा इसलिए क्योंकि हम इनको बिना दिशा की जानकारी के इनको हम जोड़ नहीं सकते। जैसे अभी हमने कहा u है एक वेक्टर और एक है ए टी वेक्टर, ए भी त्वरण है और ये भी एक सदिश है, ये भी एक सदिश है। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो सीधे u और ए टी जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर u इधर है और ए टी इधर है तो इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो किधर को होगा, क्योंकि इनको जोड़ के वेग आता है। अब जब दोनों सीधे ही हैं तो u भी आगे को और ए टी भी आगे को, जोड़ भी आगे को ही होगा। लेकिन अगर u है इधर को और ए टी है इधर को, तो इन दोनों का जोड़ v किधर को होगा। ये जो है हमको केवल सदिश से ही समझ में आएगा। तो क्योंकि जो दो दिशाओं दो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनके पास दिशाएं हैं, उनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक कण है, इसमें 10 न्यूटन का फोर्स इधर को लगा है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर को लगा है। अब हमसे कहा बताइए इस कण पर कुल बल कितना लगा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है 20 न्यूटन का होगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है क्योंकि जब इनको हम जोड़ तो रहे हैं, लेकिन जोड़ते समय इनकी दिशाएं अगर ये दोनों एक ही साथ होते ही 10 न्यूटन का पहला इधर को, दूसरा भी 10 न्यूटन का इधर होता, तब तो सीधे जुड़ जाता, 20 न्यूटन हो जाता। लेकिन अभी क्या है, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो इनको जोड़ेंगे कैसे। इनको जोड़ना हम तभी सीख पाएंगे जब हमें सदिशों को यानी कि दिशा वाली चीज़ों को कैसे जोड़ा जाता है। तो भौतिक राशियाँ ऐसी जिनको जोड़ने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, सीधे नहीं जोड़ सकते, तो उनको हम सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, ऐसी राशियाँ
जिन्हें जोड़ने, घटाने इत्यादि में दिशाओं का ज्ञान आवश्यक है। बिना दिशाओं के ज्ञान के इनको नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर ऐसी भौतिक राशियां हैं, दिशाओं का ज्ञान आवश्यक होता है, उन्हें सदिश राशियां हम कहते हैं। उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। तो ऐसी राशियां जिन्हें जोड़ने, घटाने इत्यादि में दिशाओं का ज्ञान आवश्यक होता है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। ये परिभाषा हो गई सदिश राशियों की परिभाषा। अब जो है निरूपण, सदिश राशियों को दिखाया कैसे जाता है। इनको हम तभी, इनके बारे में बात तभी हम कर सकते हैं जब हम इनको दिखाना सीख जाएं। इन्हें हम एक तीर के द्वारा निरूपित करते हैं। ये तीर के पास देखिए क्या होता है। एक तो इसकी लंबाई होती है, लंबाई जो है वो भौतिक राशि का परिमाण बताएगी। तीर की लंबाई परिमाण बताएगी और तीर की जो दिशा है वो दिशा बताएगी। तीर के पास लंबाई भी होती है, तीर के पास दिशा भी होती है। तो ये दोनों ही चीजें हम तीर के द्वारा, अच्छा इनको हम ऐसे अंग्रेजी के अक्षरों के द्वारा दिखाते हैं। ये कोई वेक्टर ए है जिसकी दिशा हमने तीर के द्वारा दिखाई हुई है। अब ये जो तीर है बच्चों, ये इसकी वेक्टर ए, ये कुछ ए माने क्या, ए माने जैसे मान लिया ये वेग है, मान लिया प्रारंभिक वेग है किसी कण का। एग्जाम्पल के लिए ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ मान लिया। हमें दिखाना है कि कोई वस्तु को अगर हम ईस्ट की ओर 20 मीटर पर सेकंड से हम फेंकते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड माना जाएगा। उदाहरण, यदि किसी वस्तु को ट्वेंटी मीटर प्रति सेकंड के वेग से दक्षिण को फेंकते हैं, दक्षिण, यदि किसी वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हम दक्षिण को फेंकते हैं
तो उसे सदिश रूप में दिखाओ। सदिश रूप में निम्न प्रकार व्यक्त करेंगे, निम्न प्रकार व्यक्त करेंगे। जैसे अब देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये साउथ इधर को है, इस तरफ को, साउथ इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, नॉर्थ इधर, और ईस्ट मेरे सामने को और वेस्ट पीछे को। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया 20 मीटर पर सेकंड का वेग है, तो मैंने लिख लिया माना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। ये स्केल है, पैमाना। तो पैमाना बनाना पड़ेगा पहले हमें। माना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कितना मीटर पर सेकंड है, 20। तो 20 मीटर प्रति सेकंड, 5 का 4 गुना है तो 1 का 4 गुना 4 सेंटीमीटर। इसका मैंने 4 सेंटीमीटर की अगर मैं लाइन खींच दूँ और साउथ की ओर को, ये तो ये मेरे, इसकी लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो ये जो वेक्टर u आया, ये मेरे इस वेग को, वस्तु के वेग को दिखा देगा। 4 मीटर प्रति सेकंड का 4 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग देखिए साउथ डायरेक्शन में। इसी प्रकार से अगर ईस्ट डायरेक्शन में होता तो मैं इसी को ऊपर को बना देता, अगर ये ईस्ट में होता तो मैं इसको ईस्ट की ऊपर को बना देता। तो इस प्रकार से सबसे पहली बात तो यह है कि क्या मैं जिस भौतिक राशि की बात कर रहा हूँ, क्या मैं उसको व्यक्त कर पा रहा हूँ। अगर मैं उसको व्यक्त कर पा रहा हूँ तो समझ लो मुझे वेक्टर खींचना आ गया। तो सबसे पहले तो हमें खींचना है, क्योंकि जोड़ घटाना बात तो वो तो बात की बात है कि दो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो है हमें ये सीखना है कि किस प्रकार से हम जो है इसको कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से बच्चों हर चीज़ में पहले तो आपको वेक्टर खींचना ही सीखना है कि हम किसी चीज़ को वेक्टर के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। चलिए एक और करते हैं कार्य। हम जो है नीचे की ओर को त्वरण दिखा रहे हैं। ये है हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये ऊर्ध्वाधर। ये ऊर्ध्वाधर है, ऊपर नीचे। उदाहरण नंबर 2। एक वस्तु पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण नीचे की ओर ऊर्ध्वाधरता कार्य कर रहा है। सदिश रूप में इस प्रकार व्यक्त होगा, इस प्रकार व्यक्त करेंगे। देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड, तो पहले पैमाना मानना पड़ेगा। पैमाना हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर, स्केल से खींचेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो
10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण को हमें दिखाना है, तो 10 सेंटीमीटर की लाइन हमें खींचनी पड़ेगी। हमने नीचे की ओर 10 सेंटीमीटर लाइन ही खींची, तो ये जो वेक्टर है त्वरण को दिखाएगा। इसकी लंबाई यहाँ से आता है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकंड इसका, और दिशा इसकी नीचे को है। अब आप देखिए कि आप जानते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण जो है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी के तल पर हम जितने भी लोग, हम कोई भी चीज़ फेंकें यहाँ पर, मान लिया मैं पत्थर फेंकूँ तो उस पर मैंने जो वेग दिया वो प्रारंभिक वेग होगा, और जैसे ही मेरे हाथ से वो छूटेगा तो वो नीचे की ओर, उस पर गुरुत्वीय त्वरण तो हर समय लग रहा है, लेकिन अब वो गुरुत्वीय त्वरण कार्य भी करने लगेगा। मान लिया मैंने ये चौक को पकड़ा और 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की ओर को या साउथ की ओर को फेंक दिया, ये साउथ है ये ईस्ट है, ऐसे फेंक दिया, तो इस वस्तु को मैं कैसे दिखाऊंगा? प्रारंभिक वेग ऐसे दिया है मैंने, ये है मेरा u वेक्टर जो मैंने आपको खींच के दिखाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर तो ये आ गया है। इससे पहले तो अगर मान लीजिए किसी वस्तु को मैंने प्रारंभिक वेग ऐसे दिया है और उस पर त्वरण नीचे को है, तो दोनों को अगर मैं एक साथ दिखाना चाहूँ उस कण पर लगा हुआ, तो ये चित्र बनेगा। तो प्रारंभिक वेग साउथ की ओर को है, कितना है ये हमने उसी हिसाब से वेक्टर खींचा है। अगर दो वेक्टर एक साथ खींचे हैं बच्चों, तो उसमें पैमाना दोनों में एक ही मानना पड़ेगा। तो ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, तो थोड़ा सा इसकी लंबाई ज़्यादा दिखा देते हैं। अब अगर आप जो है नाप के नहीं भी खींच रहे हैं तो अंदाज से भी खींच रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है 4 सेंटीमीटर इतना है तो 10 सेंटीमीटर कितना लंबा होगा, इस तरीके से। तो इस कण पर ये दोनों वेग हैं। अब अगर ये जो कण है जिसको प्रारंभिक वेग हमने u दिया है 20 मीटर पर सेकंड का, और जिस पर 10 मीटर पर सेकंड का त्वरण जो है वो चल रहा है। अच्छा हाँ सॉरी, क्योंकि इससे पहले में जब हम 20 मीटर पर सेकंड मानते तो पैमाना हमने लिया था 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम 1 लेंगे तो इसको 20 में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको छोटा दिखा देता हूँ। ये मेरा 10 है और ये 20 है। इस प्रकार से अगर 10 सेकंड तक ये वस्तु चली आगे को इस त्वरण के अधीन, तो ये जो त्वरण है इसको जो अंतिम वेग देगा v बराबर, वो किस प्रकार से देगा वो तो हम बाद में निकालेंगे। तो किस प्रकार से अब मुझे v और at, u और at को जोड़ के मुझे v मिलेगा, तो इन दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे आगे सीखेंगे। लेकिन अभी हमने फिलहाल किसी वेक्टर को किस प्रकार से खींचा जाता है ये हमने यहाँ पे सीख लिया है। तो दिस इज द फर्स्ट, पहला जो चरण है इसका हमने पार कर लिया है। अब इसी प्रकार से हम वेक्टर खींचेंगे। अगर हम फिजिक्स के हिसाब से चले तो हम उसको u वेग वेक्टर, त्वरण वेक्टर, बल वेक्टर, विस्थापन वेक्टर ऐसे लिखेंगे। लेकिन मैथ्स की दृष्टि से चले तो हम उनको ए बी सी कहेंगे। कोई वेक्टर a है, कोई दूसरा वेक्टर b है, कोई तीसरा वेक्टर c है। इस प्रकार से हम इन वेक्टरों के बारे में बात करेंगे। तो वेक्टर कैसे खींचे जाएंगे और इनको अब 11th में हम वेक्टर खींचने तो नहीं सीखना है हमें, तो हमें आगे का सीखना है, यानी कि दो वेक्टरों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, कुछ और बारीक बातें इनकी सीखनी है। अब देखिए सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार। सदिशों के बहुत से प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो है एकांक सदिश के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सदिश है एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है? किसी भी वेक्टर का, हर वेक्टर का एक एकांक सदिश होता है। मान लीजिए कोई वेक्टर a है,
इस वेक्टर का एक वन होता है, वन। जैसे आपने देखा होगा हमारी जो अंगणित चलती है जिसमें हम 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से हम ये अंक लेते हैं। इन सब का एक जो है वो ये वन ही होता है। लेकिन वेक्टर में जो अंक हैं वो हर वेक्टर के अपने अंक होते हैं। तो इस वेक्टर का हमारे एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका जो वन होगा बच्चों वो ये होगा, और इसका जो वन है वो इधर को होगा। मान लीजिए ये वेक्टर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, 20 न्यूटन को दिखा रहा है, तो ये 1 न्यूटन होगा। मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड को दिखा रहा है, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड होगा। यानी कि ऐसा वेक्टर, ऐसा सदिश, ऐसा सदिश, ये भी एक सदिश होगा क्योंकि ये छोटा वेक्टर है बहुत। यानी कि जो बड़ा वेक्टर ए है ये इन छोटे छोटे वेक्टरों से मिलके बना है, इस वेक्टर का वन है ये। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक है, वन है, एकांक अर्थात यूनिट है, और दिशा, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक है और दिशा दिए हुए सदिश की ओर है। जैसे ये जो एक सदिश है इसकी लेंथ 1 है और इसकी डायरेक्शन ए की ओर है, तो ये जो है इस ए का एकांक सदिश कहलाएगा है। तो वह दिए हुए सदिश का, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश को ज्यादातर अंग्रेजी के छोटे अक्षरों के द्वारा दिखाते हैं। जैसे ये वेक्टर ए है कैपिटल, तो इसका एकांक सदिश ऐसे दिखाएंगे। देखिए इसके ऊपर एक कैप जैसी लगी है, ऐसे ही ये इस वेक्टर बी का एकांक सदिश है, तो इसको बी कैप करके दिखाएंगे। इस प्रकार से हम किसी वेक्टर के एकांक सदिश को हम दिखाते हैं। अगर इस वेक्टर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 20 है, 20, अब यूनिट कुछ भी है, पता लगा न्यूटन है, मीटर पर सेकेंड है, कुछ भी हो सकती है, तो मैं इस ए को, यानी कि इस वेक्टर का 1, ऐसी 2, ऐसी 3, ऐसी 4, ऐसी 5, ऐसी 6, ऐसी 7 अगर आ गया तो मैं कहूँगा 7a कैप। यानी कि जो वेक्टर ए है ये ऐसे छोटे छोटे अगर 7 वेक्टरों से मिलके बना है तो 7a कैप। इसी प्रकार से ये वेक्टर बी है, 2 3 4 5 और मान लिया ये 5.5 तक ही आया, तो b बराबर 5.5 बी कैप। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो 7 है ये इसकी लेंथ है, परिमाण है, और ये जो ए कैप है ये इसकी दिशा है। तो परिमाण गुणा दिशा, हर वेक्टर में परिमाण होता है गुणा दिशा होती है, और दिशा क्या है, उसका यूनिट वेक्टर। एक तो दिशा मैंने कह दिया बी की इधर को है, एक कह दिया मैंने दूसरा ढंग है, मैंने कहा बी की दिशा उधर को है जिधर को ये बी है, एकांक सदिश। यानी कि हर वेक्टर की जो दिशा होती है उसके एकांक सदिश से
दिखाई जाती है। तो ये पहले सदिश है जो मैंने आपको बताया। अब इसी को थोड़ा सा और हम बात करते हैं। ऐसा ही लिखना है जैसा मैंने आपको चित्र में दिखाया, इसी प्रकार से आप इसको लिख भी सकते हैं। परिभाषा मैंने बताई थी, एकांक सदिश की ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 है तथा जिसकी दिशा दिए हुए सदिश की ओर है, तो उस दिए हुए सदिश का ही एकांक सदिश कहलाएगा। तो हर वेक्टर का अपना एक एकांक होता है। मान लीजिए कोई वेक्टर ए दिया है, ये एकांक सदिश है कोई वेक्टर ए। अब इधर ही की तरफ कोई एक वेक्टर है जो 10 न्यूटन का है, तो मैं उसको कैसे दिखाऊंगा? कोई वेक्टर ए जो इसी की ओर है, यानी कि वेक्टर ए की दिशा इसकी ओर है, तो मैं उसको कैसे लिख दूंगा? 10 एक है। और दिखाऊंगा कैसे? एक ये है तो ये 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5, इसको खींच दिया, मतलब इतना ही और खींच दिया, तो दिस इज योर वेक्टर ए। ये उदाहरण है एकांक सदिश का। सदिश ए की दिशा ए कैप है तथा परिमाण 10 है, 10 न्यूटन है, तो यहाँ पे न्यूटन लिख देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों एकांक सदिश निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसलिए जो अंक है इसको हम कहते हैं परिमाण। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि इस वेक्टर ए की दिशा वेक्टर ए की दिशा माने 1 है, और वेक्टर ए का परिमाण ये 10 न्यूटन की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको बच्चों ऐसे दिखाते हैं। अगर मैं कह रहा हूं वेक्टर ए का ये बताओ, तो इसका माने मैं ये कह रहा हूं कि परिमाण बताओ। ये दो जो साइड में लाइनें खींची है इसे मॉड ऑपरेटर कहते हैं। मॉड माने परिमाण। इसको मैं मॉड वेक्टर ए भी कह सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ मॉड ए, और इसको खाली ए भी लिख सकता हूँ। अगर ऊपर से एरो नहीं लगाया है मैंने, तो समझो ये वेक्टर ए का परिमाण है और ये वेक्टर ए की दिशा है। तो इस प्रकार से मैं किसी सदिश को इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो लाइन है ये बता रही है कि दिशा हटा दो, खाली परिमाण। तो मॉड परिमाण को इंग्लिश में मॉड्यूलस कहते हैं। परिमाण को मॉड्यूलस भी कहते हैं, इसी से मॉड लिया गया है। तो इस प्रकार से किसी वेक्टर का परिमाण जो है वो हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ आपकी समझ में इससे आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और इस पर आगे बात करते हैं। एकांक सदिश हमारा टॉपिक चल रहा है। अब वेक्टर ए दिया है, कल्पना कर लो कहीं को है, इधर को है, इधर को है, इधर को है। हमसे कहा गया है इसकी दिशा बताओ, वेक्टर ए की दिशा। और आपको पता है वेक्टर ए में दो चीजें हैं, एक तो इसकी दिशा, इसका परिमाण। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, वेक्टर ए बराबर ए, ये परिमाण हो गया और ये दिशा हो गई। तो दिशा बराबर क्या हो गया बच्चों? अगर किसी वेक्टर को उसके परिमाण से भागा दे दूं, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, और आप जानते हो इसको ये भी लिखा जा सकता है। अगर किसी चीज के ऊपर ये एरो लगा है, इसका माने वो पक्का वेक्टर है, चाहे उसका एरो आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो। लेकिन अगर किसी वेक्टर ए, एरो का माने
मान लिया हमने तीर हीर कुछ नहीं खींचा, खाली लिखा है ये कहीं पे, तो आप समझ जाओ ये वेक्टर है। और इसके पास दिशा भी है और परिमाण भी है। अगर आपने वेक्टर ए बराबर ए लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस साइड तो आपने खाली दिशा और परिमाण दोनों लिखा है, यहाँ खाली परिमाण लिखा है, तो यहाँ आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो किसी वेक्टर का अगर आपको दिशा निकालनी है तो दिशा माने उसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ही दिशा होता है। अगर ये जो वेक्टर है, अगर ये बल है, मान वेक्टर ए जो है बल वेक्टर है, कोई बल सदिश है, तो यूनिट वेक्टर भी बल ही होगा, यानी कि ये भी न्यूटन वाला ही होगा, बस इसका मान 1 न्यूटन होगा, क्योंकि ये एकांक सदिश है। इस प्रकार से हम सदिश को दिखाते हैं। तो ये दिस इज यूनिट एकांक सदिश हमारा पूरा हुआ। अब आता है इसी से स्थिति सदिश। स्थिति सदिश इसको हम आर से दिखाते हैं। कहीं पर अगर वेक्टर आर दिख रहा है आपको, तो समझो कि वो स्थिति दिखा रखी है। स्थिति हम किसकी दिखाते हैं? किसी बिंदु की दिखाते हैं। मान लीजिए आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा है कक्षा 10 में, तो उसमें कोई बिंदु है ए। ये बिंदु ए कहाँ पर है? हमने कहा ये मूल बिंदु है, ये अक्ष है एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष है। अच्छा, गणित में तो हम क्या करते थे, इसके निर्देशांक लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, जहाँ एक्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स कहलाती है, ये एक्स हो गई और ये आपका वाई हो गई। तो इसके निशान एक्स कॉमा वाई है। लेकिन वेक्टर में हमें हम सीधे एक सदिश दिखा देंगे। देखिए किस प्रकार से, सीधे ये हमने एक सदिश दिखा दिया। ये जो सदिश है इस ए के बारे में बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो इस सदिश का परिमाण हो जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ए की दिशा हो जाएगी ओ के सापेक्ष। तो किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश किसका होगा? बिंदु का होगा। जैसे